स्क्रीन विजिबल है? यस सर विजिबल है। ठीक है, तो हम करते हैं कैट के क्वेश्चन, सेट्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये सेट्स का क्वेश्चन है, कैट 2019। अ क्लब हैज 256 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स दे रखे हैं हमें 256, of whom 144 play football, 123 can play tennis and 132 can play cricket। तो यानी तीन स्पोर्ट्स के बीच में दे रखा है, तो तीन वेन डायग्राम हम बनाएंगे, एक फुटबॉल के लिए, एक टेनिस के लिए और एक क्रिकेट। तो तीन वेन डायग्राम है। तो फुटबॉल खेलने वाले हैं 144, टेनिस खेलने वाले हैं 123 और क्रिकेट खेलने वाले 132। ओके, फिर दिया मोर ओवर 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। तो फुटबॉल एंड टेनिस खेलने वाले हमें दे रखे हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। फुटबॉल एंड टेनिस खेलने वाले दे रखे हैं 58, 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस 25, एंड 63 कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट 63। ठीक है, चलो ये नंबर्स भी यूज हो गए। इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, ओके, देन नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस। पूछा है ओनली टेनिस, ओनली टेनिस, ये बताना। टेनिस खेलने वाले 123, लेकिन ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस मतलब ये वाला रीजन बताना है, ये रीजन, इसमें कितने लोग आएंगे। यानी ओनली टेनिस मतलब ना तो फुटबॉल खेलते हो, ना क्रिकेट खेलते हो, ना ही तीनों स्पोर्ट्स खेलते हो। तो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इस पूरे सर्किल तीनों की वैल्यूज दे रखी है और इसका कॉमन ओवरलैपिंग दे रखी है, बट जो तीनों खेलते हैं ये नहीं दिया हमें। इसमें एक डेटा मिसिंग है, जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं ऐसे कितने लोग हैं, ये हमें नहीं पता। तो पहला काम हमारा क्या होगा, वो उतने पर्सन निकालने हैं या अपने मेंबर्स क्लब के जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हो। तो कैसे निकलेगा, क्या करें, क्या कर सकते हैं इसमें। भाई सबका अलग अलग दे रखा है, प्लस दोनों का कॉमन कॉमन दे रखा है, बट तीनों का कॉमन नहीं पता। तो हमें पता है एक फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, कि अगर हमें नंबर ऑफ यूनियन निकालनी है, एफ यूनियन टी यूनियन सी, इट विल बी इक्वल टू फुटबॉल खेलने वाले प्लस टेनिस खेलने वाले प्लस क्रिकेट खेलने वाले माइनस इनका इंटरसेक्शन, माइनस टी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, और लास्ट में क्या है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। तो अगर हम ये देखें तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सिर्फ ये निकालना है। एफ यूनियन टी यूनियन सी कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 256। 256। देखो यूनियन का मतलब है कि या तो फुटबॉल खेलते हो या टेनिस खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, यानी एटलीस्ट कम से कम एक स्पोर्ट जरूर खेलते हो। तो यहाँ पर हमें लास्ट में दिया था इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, तो जितने भी 256 मेंबर है वो कम से कम एक स्पोर्ट तो जरूर खेलते हैं। तो यूनियन इज 256 और बाकी सबकी वैल्यू तो तुम्हें अलग अलग दी है, 144 प्लस 123 प्लस 132 माइनस 58 माइनस 25 माइनस 63 एंड प्लस एक्स,
इसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें से, ये देखना पड़ेगा हमें। 58 है, 63 में से इसे माइनस कर देते हैं तो ये तो हो गया 60, 25 और 58 हो जाएगा, तो 5 3 5 और 2 7 83, 83 मतलब 23, 23 इसमें से माइनस करेंगे तो 23 7 और 2 9, 9 एंड 144, 153, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 256 माइनस 123। वन 123 आना चाहिए माइनस दिस, कहाँ माइनस, चलो वही माइनस करना पड़ेगा या तो 3 और 2 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 4 9 अगेन एंड 3, और ये हो जाएंगे प्लस 3 और 5 8 और 8 16, 6 और 2 8 और 6 40, 146, इसमें प्लस हो जाएगा एंड माइनस 399, तो 6 और 6 12, 5 और 4 9 0, 2 और 3 1 4, थ्री और 2 5 और 4 9, 3 और 2 5 9, 1 1 1 3 9, कितनी आ रही है x की वैल्यू, सही निकाल रहा हूँ, 3 आ रही है, तीनों कॉमन वाले कितने आ रहे हैं, 3%। तो हमें क्या पता चला कि ये जो तीनों स्पोर्ट्स खेलने वाले ये कितने हैं, 3। अब देखो पूछा क्या है, ओनली टेनिस, तो टोटल टेनिस वाले कितने हैं, 123। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो टेनिस के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हो, यानी दिस रीजन, यानी टेनिस के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए, ना ही हमें ये चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेनिस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 123 में से किसे माइनस कर देंगे, या तो क्या करो, फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले कितने, 58, और इसमें से सब खेलने वाले थे 3, तो ये कितने बचे, 55, 55 माइनस कर दो। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल इज दिस 63, इसमें से 3 माइनस यानी 60, यानी ये कितने हैं, 60, 60, और ये तीनों खेलते हैं, ये भी नहीं चाहिए हमें, तो 123 minus 3 is 120, 120 minus 60 is 60, 60 minus 55 is 5. tennis. 5 आ जाएगा आंसर, 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है। Who can play only tennis? देखो वैल्यू तो सही लिखी है हमने 123। फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, 58, फुटबॉल एंड टेनिस, यस। और दूसरा क्या था, क्रिकेट एंड, हो यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, ये 63 नहीं आएगा,
क्रिकेट एंड टेनिस 25। तो या तो ऐसे माइनस करो कि 3 अलग करके हम माइनस कर रहे हैं, -22 -3, तो ये हो जाएगा 120। 120 में से 77 माइनस करेंगे तो 43। दिस विल बी द, तो 43 हो जाएगा। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, टोटल 123 है, फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले 58 हैं, तो 58 माइनस करो, क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले 25 में 25 माइनस करो, और फिर हम कहेंगे ये जो कॉमन वाला रीजन है ये 2 बार माइनस हो गया, तो +3 ऐड करो। तो देखो क्वेश्चन सिंपल था। तुम्हें क्या दे रखा था, क्लब में कितने मेंबर्स हैं, फुटबॉल टेनिस क्रिकेट खेलने वाले हैं। फिर सेकंड में क्या दिया, बोथ कौन से हैं, फुटबॉल और टेनिस कितने हैं, क्रिकेट एंड टेनिस कितने हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट कितने हैं। फिर दिया सारे मेंबर्स एक ना एक गेम जरूर खेलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, प्ले एटलीस्ट 1 गेम, इससे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती है। देखो ये यूनियन का मतलब एटलीस्ट, या तो फुटबॉल खेलते हो, या क्रिकेट खेलते हो, या टेनिस खेलते हो, या फिर दोनों खेलते हो, या फिर तीनों खेलते हो, यूनियन में सारी कंडीशन आ जाती है, तो इसको हम एटलीस्ट 1 स्पोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन थी है माइनस। क्लियर क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी लेट ए डेल्टा बी, ये एक सिंबल दिया है ए डेल्टा बी, इसका मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी बट नॉट बोथ। तो इसका मतलब है या तो सेट ए के एलिमेंट हो या फिर बी के एलिमेंट हो बट नॉट बोथ। यानी हमें क्या करना है, अगर ए डेल्टा बी सिंबल लिखा है तो ए के एलिमेंट ले सकते हैं, बी के भी ले सकते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो नहीं लेने होंगे। जब उसने सिंबल का मतलब बता दिया क्या है, तो जैसे P और Q सेट दे रखा है और हमसे पूछा है P डेल्टा Q, तो P डेल्टा Q का क्या मतलब हो जाएगा, P के एलिमेंट या फिर Q के एलिमेंट बट नॉट बोथ, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लेने हमें। तो अगर P 1 2 3 4 है और Q 2 3 5 6 है, तो P डेल्टा Q क्या हो जाएगा, P डेल्टा Q कैसा सेट बनेगा, P के एलिमेंट 1 4 5 6 है ना, हम ये तो ऐसे ले सकते थे, और 2 3 5 6 दोनों के एलिमेंट ले सकते हैं बट नॉट जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, 2 2 3 एंड 3, तो 2 और 3 नहीं लेना है, यानी क्या सेट बना ये, 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, 2 3 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं और 6, यानी P डेल्टा Q का सेट आएगा 1 4 5 6। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, उसमें कोई अलग से फार्मूला या कुछ नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया उसने कि ए डेल्टा बी का मतलब ये है। अब बताओ, अब तुम्हें 4 सेट दे रखे पी क्यू आर एस, तो पी डेल्टा क्यू आर डेल्टा एस और इनका जो रिजल्टेंट है उसका भी डेल्टा लगा हुआ है। तो पहले अब हम क्या करते हैं, इसी कर लेते हैं, आर डेल्टा एस, आर के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 3 7 8 9, तो ये हो सकते हैं, और 2 4 9 10, 2 4 9 10 बट नॉट जो दोनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है सर 9 9, बस एक ही दिख रहा है 9, तो 9 नहीं हो सकता,
तो क्या बन जाएगा, ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी, 8 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 7 8 10 ये हमारे सेट बन गए इसके, पी डेल्टा क्यू और आर डेल्टा एस। लेकिन फाइनल हमें क्या निकालना है, जो पी डेल्टा क्यू आया है उसका फिर डेल्टा निकालना है आर डेल्टा एस के साथ। 2 3 5 6 इसमें 7 तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं क्या क्या कॉमन है, उसे हटा देना है। तो 1 कॉमन आया, 1 हटा देते हैं, 1 1 and नहीं 4 होगा, और 4 भी कॉमन है, नहीं होगा। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 8 10। इसका रिजल्टेंट बना 2 3 5 6 7 8 10। तो पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने आ गए, नंबर ऑफ 7 एलिमेंट्स 7. 7। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो ऐसे देखो क्वेश्चन आते हैं एनडीए में जहाँ वो खुद से एक रीजनिंग और क्वांट को मिला देते हैं, एक तुम्हें कॉन्सेप्ट दे देते हैं और उसी को फॉलो करते हुए आपको आंसर करना है। तो वहाँ पे ऐसा घबराने नहीं कि ये डेल्टा बी क्या आ गया, ये क्या कह रहा है, ऐसा तो हमने सेट्स में पढ़ा नहीं था। तो बस उसके लॉजिक को समझो, वो क्या कह रहा है, चाह रहा है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करते हुए आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 आइडेंटिकल पेन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी के, मान लेते हैं तीनों के नाम ए बी के। तो 8 पेन्स हैं और पेन्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए के, ए बी और के, तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी के, सच दैट ए गेट एट लीस्ट 1 पेन। तो ए को कम से कम 1 पेन मिले, एट लीस्ट 1, बी को एट लीस्ट 2 और के को एट लीस्ट 3। ये दे दिया। तो बताओ कितने वेज से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या हमें देखना था कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। दूसरी चीज 8 पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बट सबके सब क्या है, आइडेंटिकल। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक तो डिस्टिंक्ट का था और एक आइडेंटिकल का था। आइडेंटिकल वाले में कैसे करते थे हम, इक्वेशन बना लेते थे सीधे, यानी हम लिखेंगे ए को जो पेन मिले प्लस बी को जो पेन मिले प्लस के को जो पेन मिले, दैट विल बी इक्वल टू 8। ऐसी इक्वेशन बनती थी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आइडेंटिकल चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसमें अभी एक ट्रिक बची है। हमने जब पढ़ा था तो हमने इसके 2 केसेस पढ़े थे, एक जब होल नंबर सॉल्यूशन हो, होल नंबर सॉल्यूशन मतलब एनी नंबर, किसी को भी ए बी के को कितने भी पेन मिल सकते हैं इंक्लूडिंग 0। और एक दूसरा केस था जिसमें हम कहते थे नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, यानी कि 0 वाला केस नहीं होगा, एटलीस्ट 1 वाला केस। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और ट्रिकी कर दिया, यहाँ ए को एटलीस्ट 1 का है, बी को एटलीस्ट 2 का है, के को एटलीस्ट 3 का है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे, हम मान लेंगे ए को मिल रहे हैं 1 प्लस एक्स पेन, बी को मिल रहे हैं 2 प्लस वाई पेन और के को मिल रहे हैं 3 प्लस जेड पेन।
इक्वल टू 8। ये कन्वर्ट क्यों करा हमने? एक्स वाई जेड की फॉर्म में क्यों लेके आए? एटलीस्ट क्या फायदा हो? कंडीशन को एटलीस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, यदि 0 भी हो जाएगा तो फिर 2 3 कम नहीं जाएगा। यस, हम इसलिए कर रहे हैं कि अब ये जो एक्स वाई जेड है ये इस फॉर्म में आ गए कि एक्स वाई जेड अब 0 भी हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो y 0 भी हो गया तब भी b को 2 पेन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर z 0 भी हो गया तब भी k को 3 पेन तो मिलेंगे मिलेंगे। तो जब भी ऐसी आती है सिचुएशन एटलीस्ट वाली, तो हम इस फॉर्म से कर लेते हैं। अगर सबके लिए एटलीस्ट 1 होता तो फिर इस वाले मेथड से कर देते हैं। अगर एनी नंबर होता तो ये कर देते। ये दो केसेस हमने पढ़े थे, बट इसमें एक का एटलीस्ट 1 था, एक का एटलीस्ट 2, एक का एटलीस्ट 3, तो हमने इस फॉर्म में किया। अब ये एक्स वाई जेड में हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और अब एक्स वाई जेड फ्री है, 0 भी हो सकता है। तो कितने मेथड होते हैं इसमें? अगर किसी इक्वेशन ऐसे तुम्हें दे रखी है और उसका होल नंबर सॉल्यूशन है, तो दो तरीके से हमने किया था, एक परम्यूटेशन से किया था, एक कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट क्या फार्मूला होता है याद कर लो आप। तो क्या हो जाएगा? 2 ये जो नंबर होता है प्लस ये कितने हैं एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है प्लस 3 माइनस 1 सी ये कितने वेरिएबल है 3 माइनस, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसके 3 और 2 5 माइनस 1 4c2। 4c2 मीन्स 4 into 3 upon 2 into 1, यानी क्या आ रहा आंसर 6। तो कितने वेज से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 6 वेज। सो दिस इज अवर आंसर। याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पे। कोई भी इक्वेशन है मान लो सर वहाँ इक्वल x टू प्लस 2 कैसे आया? क्या सर ये वहाँ 1 पे ये था ना इधर 1 2 3 3 2 5 और 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 8 पेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो हमने कहा एटलीस्ट 1 पेन मिलेगा ए को, बी को 2 मिलेंगे, के को 3 मिलेंगे। तो 3 और 2 5 6 पेन तो मिलने ही मिलने। तो एक्स वाई जेड के लिए सिर्फ 2 बचा लिए। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन है इक्वल टू मान लो 5, अगर इसका 0 सॉल्यूशन हो सकता है तो हमारे पास वेज कितने हो जाते हैं? हम लिखेंगे 5 कितने वेरिएबल है 1 2 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। अगर 0 नहीं हो सकता मतलब एटलीस्ट 1 का केस होता है, तो हम सीधे क्या करते हैं फिर 5 माइनस 1 सी जितने वेरिएबल है 3 माइनस। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6? 4 डिजिट नंबर बनाने विच आर डिविजिबल बाय 6 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 6। ये 5 डिजिट दिए हमें, इसको यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है सच दैट ये डिविजिबल बाय 6 हो। जो भी हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं इट शुड बी डिविजिबल बाय 6 सच दैट नो डिजिट इज यूज्ड मोर देन वंस, यानी कि नो रिपीटिशन, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड 0 डज नॉट अकर इन द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। वो तो अंडरस्टूड है कि 0 कभी भी लीडिंग पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि 0 अगर आ जाएगा तो 4 डिजिट रहेगी नहीं, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, एक कंडीशन है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बताओ कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे जो कि डिविजिबल बाय 6 है?
क्वेश्चन क्लियर है? तो हम क्या करके देखते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? Divisible by 2 or 3 both. डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो ये कंडीशन भी आ गई, यानी प्लस क्या होना चाहिए साथ में, डिविजिबल बाय 3, यानी सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो इसमें से कौन कौन से इवन नंबर है इन डिजिट में से, इवन नंबर कौन कौन से हैं? सर 2 4 6 2 4 6, 3 नहीं है, और 0 सर होल नंबर। 0 इवन है या नहीं है? Even है सर। इवन है, यानी लास्ट में 0 भी आ सकता है। जैसे 10 20 30 ये सब डिविजिबल होते हैं 2 से। तो लास्ट में जो इवन नंबर है वो 2 4 6 0 कुछ भी हो सकता है, बस 3 नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी हमें डिजिट दिए उसमें 3 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो इवन होगा। अब सम के लिए चेक करें तो देखते हैं 6 + 4 + 3 + 2 + 0, इसका सम कितना आ रहा है, 6 और 4 10 एंड 3 13 और 2 15। पांचों डिजिट का सम है 15। हमें 5 में से 4 डिजिट लेनी है ताकि सम क्या रहे, 3 से डिविजिबल रहे। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट करेंगे, कॉम्बिनेशन तो नहीं, कितने बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ही कहेंगे, कितने बन सकते हैं 0 2 3 4 6 में से। 5 भैया 3 तो 0 4। हटा, नहीं सीधे लिख रहे हैं, या तो 0 हटा दो, तो 0 हटाने से क्या होगा, इन चारों डिजिट का सम अभी भी 15 रहेगा, तो ये 3 से डिविजिबल रहेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं हम, 3 हटा दें, तो 3 हटा देंगे तो सम क्या हो जाएगा, 15 - 3 12 हो जाएगा, तब भी डिविजिबल रहेगा। यानी 0 2 4 6 ये ले सकते हैं हम। और क्या ले सकते हैं, 6 हटा दे तो 4 और 3 7 और 2 9 अभी भी रहेगा। तो हमने सम देख लिया पांचों का सम जो है 3 से डिविजिबल है। तो या तो 0 हटाओ या 3 का मल्टीपल माइनस करते रहो, तो वो क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। अब इसके अलावा अगर हम 4 हटाएं तब भी नहीं होगा, और 2 हटाएं तब भी नहीं होगा, यानी ये 3 हमारे आ गए, 2 3 4 6, 0 2 4 6 और 0 2 3 4। इन 4 डिजिट्स को अगर हम यूज करेंगे तो डिविजिबल बाय 3 होगा, लेकिन डिविजिबल बाय 2 भी होना है, यानी लास्ट में इवन नंबर आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले इन डिजिट को लेके नंबर बना रहा हूं, देखो 0 2 4 6, इन 4 डिजिट से 4 प्लेसेस फिल करने हैं। तो कितने वेज में हो सकते हैं, 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर, 4 फैक्टर। 4 फैक्टोरियल। और देखो इसमें क्योंकि चारों डिजिट क्या है, इवन है, तो कोई सा भी हम कॉम्बिनेशन ले सारे इवन होंगे और सबका सम भी 3 से डिविजिबल है। तो इस वाले हमारे कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे सब अलाउड होंगे। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, लेकिन ध्यान ये रखना 0 भी है, इसको कैसे भूल गया, 0 भी है तो 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। कितने वेज बनेंगे,
देखो जीरो यहाँ नहीं आ सकता, अच्छा यस तो नहीं आता। तो पहली जो डिजिट है ये वाली लेफ्ट मोस्ट, इसे फिल करने की कितनी चॉइस है हमारे पास? 3। 3 4 p 3 तो 4 3 इंटू 3, नहीं, इसे भी फिल करने की 3, इसकी 2, इसकी 1, 18। हम ये लिखेंगे इसको कि लेफ्ट वाले के लिए 3 चॉइसेस है, बाकी के लिए 3p3 था। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आ गया 18। 18 नंबर्स बन जाएंगे और ये सारे इवन होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब अगर हम बात करें 2 3 4 6 की, इसमें से बताओ जरा, 2 3 4 6 से अगर मैं बनाऊं तो कितने नंबर्स बनेंगे? देखो यहाँ कोई नहीं है हमारे पास, तो हम कह सकते थे 4 फैक्टोरियल, लेकिन लास्ट में 3 नहीं आए, लास्ट में 3 नहीं आने चाहिए, तो कितने नंबर्स बनेंगे? तो ये ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, लास्ट में 3 नहीं आना चाहिए। भाई इवन चाहिए ना नंबर हमें, लास्ट में 3 नहीं आना चाहिए। कितने होंगे ट्राई करके देखो जरा, लास्ट वाला 3 नहीं होना चाहिए। सर 4 into 4 into 4 into 3। क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए है कि अगर हम पहले फिल कर रहे हैं 4, सर हम लोग लास्ट से डिजिट फिल करना शुरू करेंगे। तो क्या कहेंगे कि हमारे पास 3 चॉइस है। अगर लास्ट वाली अगर हम मान लो 3 नहीं ले रहा है, 3 नहीं हो सकता, तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम? 3 3 वेज में। जी। लेकिन यहाँ पे देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर हम 3 वेज से कर सकते हैं तो बाकी कितने चॉइस बचेंगी इसमें अगर हम आ जाए तो? सर फिर इसमें भी 3, इसमें 2 है, फिर इसमें 1। 18 कितना आ रहा है? 18। चलो, और लास्ट वाले पे अगर आए, इसमें देखो 0 भी है और 3 भी है। अब तुम्हें दोनों चीजें सोचनी है, इसको कैसे करोगे? चलो 18 और 18, 36 तो मिल गए हमें, लास्ट बचा, इसमें दोनों सर यहाँ कंडीशन लगानी है तुम्हें। फर्स्ट दोनों में 3 कंडीशन, एंड लास्ट और फिर 2 और 1 होगा। देखो 2 कंडीशन है, एक कंडीशन को तो चलो हमने हैंडल कर लिया, अब 2 कंडीशन है। इस वाली में 3 नहीं आएगा, इधर 0 नहीं आएगा। जब ऐसी 2 कंडीशन आ जाती है तब ये ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। देखो इसको फिर डायरेक्ट फार्मूले से करना मुश्किल हो जाता है, इसमें हमें फिर एक कंडीशन लेके आपको सोचना पड़ेगा खुद से। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है? या तो 2 आ सकता है,
या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, इन तीन में से कुछ आएगा। अब कितने वेज से हम बना सकते हैं? अगर हम 0 हटा देते हैं, मान लो 0 हटा के बात कर रहे हैं, तो इस प्लेस पे फिल करने की कितनी चॉइस थी हमारे पास? 3। नेक्स्ट वाले पे भी कितनी थी? 3, क्योंकि अब 0 आ सकता है, फिर 2, फिर 1, यानी टोटल जो बन रहा है वो 18 बन रहा है अरेंजमेंट। बट एक कंडीशन और है कि यहाँ 3 भी नहीं होना चाहिए। तो इन 18 में से वो कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें ये 3 आ रहा होगा? तो देखो, अगर ये 2 है, मान लो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर पहला नंबर 2 था, तो अब दूसरे नंबर के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? या तो 3 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 4 होगा। यही तो होंगे, 3 में से कुछ एक चॉइस होगी। ठीक है, अब अगर यहां पर 3 आ गया तो इसके पास कितनी चॉइस है? या तो 0 होगा या 4 होगा। यानी हर एक नंबर से देखो हमारे पास कितनी चॉइसेस बन रही है? 3। थोड़ा सा ये ज्यादा ट्रिकी हो रहा है, यहाँ बना लेते हैं। देखो, यहाँ हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास डिजिट थी 0, 2, 3, 4, तो हमने कहा कि यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो 3 नंबर हो सकते हैं, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ये 2 है पहला, तो सेकंड प्लेस पे क्या हो सकता है? या तो 3 होगा, या 0 होगा, या 4 होगा। अगर 3 है सेकंड प्लेस पे, तो आगे क्या होगा? या तो 0 होगा या 4 होगा। और अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या होगा? 4। और अगर 4 है तो क्या होगा? 0। तो यानी अगर दो प्लेसेस हम फिक्स कर लें तो हमारे पास लास्ट में कितने बन रहे हैं? 2 नंबर्स। ऐसे 0 के साथ हो रहा होगा। अगर पहले प्लेस पे 2 था और इधर 0 है, तो या तो 3 होगा या 4 होगा। अगर 3 है तो यहाँ 4 होगा, या 4 है तो यहाँ 3 होगा। सेम केस, अगर 4 है इस प्लेस पे, तो या तो 0 होगा या फिर 3 होगा। अगर 0 यहाँ है तो यहाँ 3 होगा, अगर 3 है तो 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके साथ 6 बन रहा है, ऐसी 3 के साथ 6 होंगे, ऐसी इसके साथ 6 होंगे, तभी तो मिलके 18 आ रहा है। 18 बन रहा है ना इस तरीके से अरेंजमेंट। तो इसमें से देखो 3 वाले कितने केसेस आए। अगर यहाँ पहला डिजिट 2 है तो 3 वाले लास्ट में कितने केसेस बने? 2। ऐसी अगर जब पहला हम 4 लेके चलेंगे तो 3 वाले हमारे पास कितने नंबर्स बनेंगे? 2 नंबर्स। अगर हम 3 पहले ही ले लेंगे तो 3 लास्ट में आएगा ही नहीं। यानी कि जो हमें चाहिए वो इसमें से 2 केसेस कम होंगे, इसमें से 2 केसेस कम होंगे, ये 3 ऐसे रहेंगे। यानी 4, 6, 4, 14 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें कि ना तो पहली डिजिट 0 होगी और ना ही लास्ट डिजिट 3 होगी। ठीक है, तो ये 2 अगर कंडीशन ऐसी आ जाए तो थोड़ा हमें फिर दिमाग लगाना पड़ जाता था। क्लियर है ये? तो इससे हमें मिले 14। तो 18 प्लस 18 प्लस 14, यानी ऐसे कितने नंबर्स होंगे टोटल? 50। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे के बी 5 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल है, इसका सेंटर है ओ, इसके 5 डायमीटर है। डायमीटर मतलब जो भी
अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास होते हुए जो भी जा रहे हैं सब क्या है, डायमीटर। EF और कितने हैं, दो और हैं, मान लेते हैं GH और ये हो गया I, GH एंड JK। तो ABCDEFGH और JK ये 5 डायमीटर्स है पासिंग थ्रू द सेंटर O। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पॉइंट्स बी चूजन आउट ऑफ दिस? ये जितने पॉइंट्स है इनमें से कितने वेज से हम 3 पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं सो एज टू फॉर्म अ ट्राइंगल, कि हम ऐसे 3 पॉइंट को सेलेक्ट करें वो ट्राइंगल बन जाए। ऐसे कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है? देखो थोड़ा ज्योमेट्री का छोटा सा यूज किया है कि एक सर्किल है, उसका O सेंटर है और ये सारे डायमीटर है। अब ये जितने हमें पॉइंट्स मिले इसमें से ये बताओ कि अगर हम इनको ज्वाइन कर दे, 3 पॉइंट सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दे तो वो ट्राइंगल बन जाए। तो देखो अगर इस O को रहने दें, ये सर्किल के बाहर जितने पॉइंट्स हैं अगर इनको किसी भी 3 पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूं तो ये सब ट्राइंगल बनेंगे। कोई भी 3 पॉइंट ले लो आप, मान लो एक यहाँ है, कोई से भी 3 पॉइंट लेके देख लो आप, सब ट्राइंगल बनेंगे। यस सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आउटर वाले कितने पॉइंट्स है हमारे पास, 10। 5 डायमीटर थे ना, 5 डायमीटर, तो इनके दोनों एंड मिला के हो गए 10 पॉइंट्स। तो 10 में से अगर हम कोई भी 3 ले लें, आउटर मोस्ट 10 में से कोई भी 3 में, तो सबसे ट्राइंगल बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे, 10C। ये हो गए आउटर पॉइंट्स। तो बाहर वाले जितने कोई भी आप 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, सब क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 10C3 आउटर पॉइंट से। अब आया एक OB है सेंटर। तो अगर O को फिक्स करके, मैं O को फिक्स कर देता हूं कि O तो मुझे लेना ही लेना है, O के साथ कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तो ये सब ट्राइंगल बनाएंगे। भाई अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं O फिक्स है, कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं ले लूं O के साथ, तो सब ट्राइंगल बनेंगे। यानी इंक्लूडिंग O, अगर इंक्लूड करना है, O कंपलसरी है कि इंक्लूड O करेंगे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, क्या बनेगा फार्मूला? O के अलावा देखो कितने पॉइंट्स हैं, 10। O हमें लेना ही लेना है, मतलब टोटल 11 पॉइंट्स हैं। 11 में से O लेना ही लेना है हमें, और टोटल 3 लेने हैं। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज में हम कर सकते हैं? मान लो अगर हमें 11 लोगों में से सेलेक्ट करने हैं 3 लोग, और उसमें से हम कह दें कि एक पर्सन है A, इसे तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है, तो कितने वेज में सिलेक्शन कर सकते हैं? क्या बनता है इसका फॉर्मूला, अगर A को कंपलसरी है सेलेक्ट करना? ग्यारह में से अगर एक को कंपलसरी करना ही करना है और टोटल 3 हमें सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज में कर सकते हैं? कोई बताएगा इसे, अगर कंपलसरी हो कोई एक करना तो?
सर माइनस वाला करेंगे। माइनस नहीं होता। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आया करे ना, तो पहले कम नंबर के लिए ट्राई करके देखा करो। मान लो कि तुम्हारे पास 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, और उसमें से 3 पर्सन है ए बी सी, और कोई कह रहा नहीं ए तो आएगा ही आएगा। तो तुम्हारे पास इफेक्टिवली क्या चॉइस बचती है कि भाई ए को तो आना ही आना है। तो 3 में से 2 की जगह हम कह देते हैं कि हमें अब इन 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक तो आएगा ही आएगा। उसके नंबर ऑफ सिलेक्शन तो 1 है, वो तो 1 आना ही आना है। तो 1 एंड, तो 1 को अलग कर देते, एंड मतलब 2 में से एक का सिलेक्शन, यानी 2C1। तो अगर 5 लोग हैं, उनमें से 3 को आना ही आना है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास? जो 2 बचे, बस उनमें से कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 में से तुम्हें 5 सेलेक्ट करने हैं और 3 का आना कंपलसरी है, तो हम कहेंगे कि भाई 3 को तो हटा दो, 7 में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर 10 में से 4 चाहिए, 10 में से 5 चाहिए और 3 पहले से कंपलसरी है, तो इन 3 को हटाओ, 7 बचे, 7 में से 2। तो यहाँ पर हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग ओ, बट ओ हमें सेलेक्ट करना ही करना है। अब हम कहेंगे कि हमें 10 में से कितने करने हैं? 2। नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी 10C2। ठीक, ये शायद सर हमारा अगर हम पॉइंट। एफ ओ को अगर दे तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा? कैसे? अगर सेम डायगोनल वाला ले, अगर एफ ई और ओ ले या फिर बी ए ओ ले, तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा? नहीं, अभी आ रहे हैं उस पे अभी आ रहे हैं। अभी यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये सर पॉइंट, इसके साथ ये वाला लिखा आपने, तो 1 + 10C2 लिखिएगा ना? हाँ, 1 एंड, तो ओ सेलेक्ट करने की, क्योंकि एक को सेलेक्ट करना है तो कंपलसरी है, तो 1 ही वे से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो बन रहा है वो यही बन रहा है कि ओ को सेलेक्ट करना कंपलसरी, एंड 10 में से कोई भी 2 पॉइंट। तो जब ओ को सेलेक्ट करना कंपलसरी, तो एक ही वे है, हमें ओ को ही लेना है। तो 1 × 10C2 होता है, तो 1 को हम हटा ही देते हैं, हम यस। कहते हैं कि बस 10C2। तो टोटल आ गए हमारे पास 10C3 + 10C2। बट अगर हम ये डायगोनल पे पॉइंट ले लेते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल नहीं बनने का सिंपल केस क्या है कि तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए? डायगोनल के अलोंग लाई होने चाहिए। तो अगर ए ओ बी ले लेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, सी ओ डी ले लेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, आई ओ जे ओ के ले लेंगे तो कोई नहीं बनेगा। तो ऐसे कितने केसेस है जिन 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करने पे डायगोनल, वो सॉरी 3 सेलेक्ट करने पे ट्रायंगल नहीं बन रहा? कितने केसेस हैं टोटल? भाई जितने डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल, 2, 3, 4, 5, या यही था 5 डायमीटर्स। तो माइनस क्या कर देंगे हम? 5। तो ये वो 5 केसेस है जो जिन 3 पॉइंट्स को लेने पे हमें ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो 10C3 आउटर वाले जितने भी हैं उसमें से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, इतने ट्रायंगल्स मिलेंगे। 10C2 यानी O को कंपलसरी इंक्लूड करें तो 10 में से कोई भी 2 पॉइंट आपको ट्रायंगल देंगे, और डायगोनल के अलोंग आप अगर तीनों पॉइंट ले रहे हो तो कोई ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो 10C3 इज 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 से गया 3 और 2 से गया 4, 120। 10C2 is 10 × 9 अपॉन 2 × 1, 5, 45 और -5, तो कितना आ गया? 160। तो आवर आंसर इज
160। तो ऐसे कितने वेज में हम कर सकते हैं? 160 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज 7 आइडेंटिकल इरेजर्स, आइडेंटिकल, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 किड्स in such a way that each kid get at least one eraser but nobody gets more than 3 eraser। तो अगर ये बट वाली कंडीशन नहीं होती, पहले हमें अगर ऐसे होता है कि 7 आइडेंटिकल इरेजर हैं, 4 किड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच किड गेट एट लीस्ट 1 इरेजर, तो हमें पता ही तो सिंपल इक्वेशन थी, 4 किड्स हैं उनको मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी डी मिल रहा है इक्वल टू 7, क्योंकि आइडेंटिकल है तो ये ऐसे इक्वेशन से होता। अगर डिफरेंट इरेजर होती तो 7 डिफरेंट इरेजर अमंग 4 किड्स, तो क्या होता आंसर? सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, 7 डिफरेंट इरेजर है, उन्हें 4 किड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एनी नंबर ऑफ इरेजर मिल सकती है किसी भी किड को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो आंसर क्या होता? देखो चॉकलेट वाला याद करो, जो अलग अलग चॉकलेट थी हमने बांटी थी, आंसर क्या 4 to होगा? the power 4 to the power 7 या 7 to the power 4? तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हमको हो रहा है, पता नहीं क्यों। और कोई बताएगा? सकलैन, 4 to the power 7 या 7 to the power 4? और कोई ट्राई करेगा? क्या होगा? देखो कोई बता रहा है? तो ये वाला अच्छा, देखो चॉकलेट वाला याद करो, जैसे हमने क्लास में किया था, उसको एक बार दिमाग में बिठा दोगे तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें तब क्या क्वेश्चन था कि 3 चाइल्ड थे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, और 8 डिफरेंट चॉकलेट्स थी, ये डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इसकी सबसे सही या इजी जो कॉन्सेप्ट अप्रोच है वो ये है कि हर चॉकलेट के पास कितनी चॉइस है भाई, चॉकलेट 1 या तो इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी या इसके पास, तीनों में से किसी ने एक के पास तो जाएगी ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो क्या हो जाएगा, हर एक चॉकलेट के पास कितने ऑप्शन है, मतलब चॉकलेट 1 के पास कितने? 3। चॉकलेट 2 के पास कितने होंगे? 3। चॉकलेट 3 के पास कितने होंगे? 3। तो आंसर क्या होगा? 3 raised to the power 8। 7 डिफरेंट इरेजर, 4 किड्स, तो इरेजर नंबर 1 के पास कितने ऑप्शन है भैया? तो वो किड नंबर 1 पे जाए, किड नंबर 2 पे जाए, 3 पे जाए या 4 पे जाए, 4 ऑप्शन है पहली इरेजर के पास। दूसरी इरेजर के पास कितने होंगे ऑप्शन? अगेन 4, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक चाइल्ड को कितने भी मिल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 raised to the power 7। देखो इसका रिवर्स अप्रोच लगाना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन। अगर हम ये देखें कि हर चाइल्ड के पास कितनी वेज में आ सकती है, तो वो बहुत टिपिकल है, क्योंकि वो 8 चॉकलेट में से कुछ भी आ सकती है। प्लस ये भी केस हो सकता है कि चाइल्ड को मिले भी नहीं, जरूरी नहीं कि चाइल्ड 1 को चॉकलेट 1 मिले ही मिले, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो 8 की जगह 9 केसेस हो गए, फिर सब डिफरेंट है, तो डिफरेंट की वजह से अलग अलग हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे अभी हम डिजिट वाला कर रहे हैं तो वो उस फॉर्म में आ जाएगा कि पहले 2 है तो फिर ये 3 होगा, ये 0 नहीं हो सकता, इस तरीके से। तो सबसे अच्छी अप्रोच ये है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे आप फोकस रखो कि उसके पास कितनी चॉइस है डिस्ट्रीब्यूट होने की। लेकिन ये तब होगा जब डिफरेंट वाली चीज हो, आइडेंटिकल होगा तो फिर ये इस इक्वेशन से होगा।
तो 4 किड्स हैं ए बी सी डी, इनको मिलके 7 आइडेंटिकल इरेजर डिस्ट्रीब्यूट करनी, ईच किड गेट एटलीस्ट 1 इरेजर। यानी ये कौन सा केस है, होल नंबर वाला है या फिर नेचुरल वाला है? एटलीस्ट 1, सबको 1 तो मिलेगी, यानी कौन सा है, नेचुरल। तो इसमें दो होते हैं सॉल्यूशन, एक होता है जब हम 7 में जितने ये नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर देते हैं और -1 सी, और ये 4 किड्स हैं तो 4 -1। एक बताता है ये नंबर ऑफ वेज, और दूसरा क्या बताता है, सीधे 7 -1 सी, जितने किड्स हैं 1 2 3 4 4 -1। तो होल नंबर के लिए ये आएगा या ये आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा? इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होल नंबर के लिए, एक नेचुरल नंबर के लिए। होल नंबर मतलब जब 0 भी हो सकता है, और नेचुरल नंबर जब 0 नहीं हो सकता, यानी एटलीस्ट 1 तो होगा। तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ वेज होंगे ये बताओ, जब हमारे पास चॉइस 0 की भी है या 0 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूट करने के किसमें ज्यादा होंगे? जब हम फ्री हैं कि हम किसी को 0 भी नहीं दे सकते, किसमें ज्यादा चांसेस? होल नंबर में ज्यादा रहेंगे चांसेस। होल नंबर। भाई जैसे जैसे आप रेस्ट्रिक्शन लगाते जाओगे, नंबर ऑफ वेज करने के आपके पास कम होते जाएंगे ऑप्शन। तो इसमें से किस फार्मूले में तुम्हें लग रहा है ज्यादा आएगा, इधर वाले में, लेफ्ट वाले में, या राइट वाले में? सर लेफ्ट वाले में। भाई ये बन रहा है देखो, 7 + 11 - 1 10C3, और ये बन रहा है 7 - 1 सॉरी 6C3। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 10C3 की या 6C3 की? 10C3। 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने में ज्यादा नंबर ऑफ वेज होंगे, या 6 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने में ज्यादा वेज होंगे? So 10C3. 10C3। देखो सी और ये पी नंबर ऑफ वेज है, ये जो फार्मूले हैं सी और पी के, इनको मतलब नहीं है कि तुम इरेजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, चॉकलेट कर रहा हो, लोगों को अरेंज कर रहा हो, ये सिर्फ नंबर ऑफ वेज बता रहे हैं। तो 10C3 का मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10 डिजिट में से लेके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, या फिर 10 लोगों के ग्रुप में से 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो सबकी चीज सेम है। तो जब ज्यादा लोग हैं उनमें से 3 लोग हैं, और कम लोगों में से 3 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जिसमें कम होंगे उसके पास नंबर ऑफ वेज कम आएंगे। यानी ये नेचुरल के लिए फार्मूला है, यानी जब एटलीस्ट 1 की बात हो रही होती है, ये होल नंबर का फार्मूला है। तो आइडेंटिकल में जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऐसे ही एक इक्वेशन बनेगी, और उसके दो केसेस होंगे, दो के लिए अलग अलग दो फार्मूले हैं। ये नंबर प्लस जितने नंबर ऑफ किड्स या जो भी है -1, और सी जितने ये किड्स या जो भी है 4 - 1। नेचुरल के लिए सीधे ये जो नंबर है इसमें से -1, सी जितने ये किड्स हैं या वेरिएबल हैं या कुछ भी है 4 - 1। यही दो आंसर होते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन देके भी पूछ लेगा इसके होल नंबर सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो सीधे हमें ये फार्मूला लगाना और कुछ नहीं। तो हमारे केस में क्या है, एटलीस्ट 1 का मतलब है ये 6C3। 6C3 कितना हो गया, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 3 2 6 5 4 20। तो ये तो होगा 20 वेज। लेकिन अभी पार्ट आगे और है, बट नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर। लेकिन किसी को भी क्या है, 3 से ज्यादा इरेजर नहीं मिलनी चाहिए। मोर देन 3 मतलब 3 तो मिल सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो थोड़ी सी बस दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये कैट में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जोड़ते हैं जहाँ
खुद आपको सोचना है। अब जितना पढ़ा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब लगा दिया, आंसर भी मिल गया, बट उसने एक लाइन और जोड़ दी उसके आगे, बट नोबडी गेट्स मोर देन 3 रीजन। अब क्या करोगे? या ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था हमने, अब क्या करा है? तो देखो 4 लोग हैं और 7 इरेजर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मोर देन 3 का केस क्या है? कितनी इरेजर मिल रही किसी को? मोर देन 3, बस इसी को समझना था। तो एक तो मिलेगा ही। मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ? कितनी इरेजर मिल गई किसी को? 4। भाई मोर देन 3 का मतलब क्या है? 4 5 6 7, 7 से ज्यादा तो इरेजर हो नहीं सकती, तो 7 से ऊपर की वैल्यू तो आएगी नहीं। लेकिन साथ में क्या है? ईच किड गेट एटलीस्ट 1 इरेजर। तो अगर किसी किड को अगर हम एक 7 दे देंगे तो बाकी तीनों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी 7 भी नहीं हो सकता। अगर किसी को हम 6 दे देंगे तो बाकी को एक एक, तो एक ही मिलेगी, बाकी दो को कुछ नहीं मिलेगा, तो 6 भी नहीं हो सकता। अगर किसी को हम 5 दे दें तो बाकी दो को तो एक एक दे सकते हैं, एक को कुछ नहीं मिलेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी सिर्फ एक कंडीशन हमें देखनी है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि हम किसी किट को 4 दे दें और बाकी तीनों को क्या कर दे? 1 1 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन भी है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? भाई इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं कि पहले किट को 4 दें, बाकी को 3 दें, ये तो दूसरे किट को 4 दें, बाकी को 3 दें, या फिर तीसरे किट को 4 दें, बाकी को 1 दें, या फिर सबको 1 दें और लास्ट वाले को 4 दे दें। ये 4 वेज हो सकते हैं बस। यही 4 वेज होंगे। सर ये समझा नहीं, वहां तो बोल रहा है कि बट नो बडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर, तो 4 कैसे मिला एक को? हमने टोटल निकाल लिया ना। देखो हमारा जो सॉल्यूशन हमने निकाला है 20 का, वो सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके निकाला है, एटलीस्ट 1 इरेजर। तो इस 20 में से ये 4 सॉल्यूशन भी इंक्लूड है। तो ये 4 इसलिए हमने निकाले कि हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। आवर आंसर विल बी 60। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, समझे? एटलीस्ट 1 इरेजर देके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 20 वेज, 20 सॉल्यूशन। लेकिन उसमें से ये 4 सॉल्यूशन हमें हटाने हैं, बट नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर। 3 इरेजर से ज्यादा किसी को नहीं देनी। तो ये 4 ऐसे केसेस थे जो इस 20 में इंक्लूड है, क्योंकि तो सॉल्यूशन है ना इस इक्वेशन में। इन 4 को जब हम हटा देंगे तो दिस इज अवर आंसर। यानी कितने वेज में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 60। आया? हम जो पढ़ते हैं कि एक इक्वेशन है जिसके 2 केसेस हो सकते हैं, या तो इंक्लूडिंग 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर विदाउट 0, यानी एटलीस्ट 1। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा, अच्छा एटलीस्ट 1, तो 4 किड्स 7 आइडेंटिकल इरेजर कितने वेज में कर सकते हैं? C6 C3, यानी 20 वेज। बट नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर। तो मोर देन 3 का हमने कहा कि जब हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मोर देन 3 वाला एक ही केस है कि किसी को 4 मिलेंगी और बाकी तीनों को एक 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 मिलेंगी। तो ऐसे 4 केसेस हैं, या तो फर्स्ट को हम 4 दें, बाकी को 3। तो इसमें से ये 4 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिलेगा 16। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये 4 केसेस हटाने थे। अब आते डीएस के क्वेश्चन। ये तो वही है, एनी वन स्टेटमेंट ऑप्शन 1, ईदर 1 ऑप्शन 2, बोथ ऑप्शन 3, नन ऑप्शन 4।
इन अ ग्रुप 100 पीपल ड्रिंक कॉफी ओनली, ओनली के साथ है 100 पीपल ड्रिंक कॉफी, देन हाउ मेनी ड्रिंक टी ओनली, क्या हम बता सकते हैं या नहीं? तो हम दो चीजें हमें दिख रही हैं, सेट का क्वेश्चन लग रहा है, बना लेते हैं। एक है कॉफी, एक है टी। 100 पीपल ड्रिंक कॉफी ओनली, यानी ये दिया कॉफी ओनली, ये कितने हैं? 100। तो बताओ हाउ मेनी ड्रिंक टी ओनली, यानी इस रीजन वाले, ये कितने होंगे ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? 100 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, यानी ये रेंज इसने बता दी स्टेटमेंट 1 पे। क्या अब हम बता सकते हैं इसके बेस पे कि सिर्फ टी वाले कितने हैं? नो सर। नो सर। नहीं, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हैविंग टी और कॉफी और बोथ, ये क्या लिखा है? टी और कॉफी और बोथ, ये क्या शो किया है? 1500। सो दिस इज, ये यूनियन है, टी और कॉफी और बोथ, इसका मतलब ये सारा रीजन मिला के, सब कुछ मिला के कितना है? देखो कॉफी वाले भी हैं, बोथ वाले भी हैं, टी वाले भी हैं, दिस इज यूनियन। तो बोथ को हम नॉर्मली नहीं लिखते, हम सीधे इसको ऐसे लिख लेते हैं टी यूनियन सी, क्योंकि इसमें बोथ खुद आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1500। तो क्या स्टेटमेंट 2 के बेस को बता सकते हैं? स्टेटमेंट 1 यूज नहीं करना होगा जब स्टेटमेंट 2 की बात करो, यानी तुम्हें सारे पता है मिलके 1500 हैं और सिर्फ कॉफी पीने वाले 100 हैं। तो क्या तुम बता सकते हो सिर्फ टी वाले कितने हैं? यानी हमें ये पता है सिर्फ कॉफी वाले 100 है और टोटल ये सब मिलके कितने हैं? 1500। तो क्या हम ये रीजन बता सकते हैं कितना होगा? नो सर। तो S2 भी अपने आप में इनसफिशिएंट है। तो थर्ड ऑप्शन आता है दोनों को मिला दो, S1 प्लस S2 को, तो फिर बता सकते हैं। भाई कॉफी वाले, सिर्फ कॉफी वाले हैं 100, ये बोथ भी हैं 100 और सब मिलके हैं 1500, तो हम ये निकाल लेंगे रीजन। ये अगर x है तो x प्लस 100 प्लस 100 इज 1500। यस सर। तो यानी S1 प्लस S2 मिलके सफिशिएंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ना तो S1 सफिशिएंट था ना S2 था, बट S1 प्लस S2 मिलके सफिशिएंट। People in a club either speak French और रशियन और बोथ। तो जितने भी लोग हैं क्लब में वो मतलब एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। तो ये जो चीज होती है ये तुम्हें क्या दे रखा है? यूनियन, F यूनियन R। तो पीपल इन द क्लब यानी टोटल पीपल, यानी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो फ्रेंच या रशियन ना बोलता हो, तो या तो फ्रेंच बोलता होगा या रशियन या दोनों। तो ये यूनियन यानी सब मिला के तुम्हें कह रखा है सारे क्लब के लोग हैं। तो ये फ्रेंच ले लेते हैं, ये रशियन ले लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल इन द क्लब हु स्पीक ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच ये निकालना है, ओनली फ्रेंच। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? देयर आर 300 पीपल इन द क्लब। तो ये 300 सीधे क्या बन जाता है? यूनियन बन जाता है। तो नंबर ऑफ F यूनियन R दे रखा है 300, क्योंकि तो जितने भी क्लब में है वो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि 30 पीपल डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, नीदर फ्रेंच नॉर रशियन, तो ये यूनियन हो जाता 300 माइनस 30 270। उन लोगों को हम हटा देते हैं, बट यहाँ पर दे रखा है कि जितने भी क्लब में है वो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। तो यूनियन इज 300 एंड नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ
फ्रेंच एंड रशियन, तो इनका इंटरसेक्शन दे रखा है 196। तो क्या हम बता सकते हैं इसकी इस पे बेसिस पे स्टेटमेंट 1 के कि ये टोटल जो है सब मिला के 300 है और ये जो कॉमन वाले हैं ये 196 है। तो इसको हटा के ओनली No, sir. फ्रेंच और प्लस ओनली रशियन आ जाएगा, सिर्फ ओनली फ्रेंच नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली रशियन इज 58। ओनली रशियन कह रहा है वो 58। तो क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 के बेस पे हम बता सकते हैं? नो सर। नो। अब दोनों को मिला के देखते हैं। तो भाई Yes. ओनली रशियन इज 58, यानी ये रीजन 58 है, ये बीच वाला कॉमन रीजन 196 है और टोटल है 300। तो हम ये निकाल सकते हैं। यस। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, जैसे आपने देखा कि हाँ सफिशिएंट है। तो आंसर इज S1 प्लस S2, यानी अगेन ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो सेट्स के क्वेश्चन थे ये। अब है देयर आर 4 रैक्स नंबर्ड 1 2 3 4 एंड 4 बुक्स नंबर्ड 1 2 3 4। If an even rack has to contain an odd number book and an odd rack contains an even number book, then what is the position of book 4? सीधे डायग्राम से हम बना देते हैं। ये कहते हैं रैक्स हैं, इनका नंबर है 1 2 3 4 और बुक्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। अब क्या कह रहा है वो? इवन रैक हैज टू कंटेन एन ऑड नंबर बुक। तो इवन रैक में आएगी ऑड नंबर और ऑड रैक में आएगी इवन नंबर, यानी 1 में या तो 2 होगी या 4 होगी। इसी तरीके से 3 में क्या होगा, या तो 2 होगी या 4 होगी। ऑड वाले में इवन बुक आएंगी और इवन वाली रैक में ऑड नंबर बुक आएंगी, यानी 2 में क्या होगा, या तो 1 होगी या 3 होगी। ऐसी 4 में क्या है, या तो 1 होगी या 3 होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है स्टेटमेंट 1 पोजीशन ऑफ बुक नंबर 4 बतानी। ध्यान रखो क्या पूछा, बुक 4 की पोजीशन यानी किस रैक में, ये बताना है। स्टेटमेंट 1 सेकंड बुक हैज बीन पुट इन थर्ड रैक। क्या इसके बेस पे बता सकते हैं? स्टेटमेंट 1 में कैसे सेकंड बुक को हमने थर्ड रैक में रखा है? नो सर। अगर रैक बना दूं, 1 मिनट, 1 2 3 4 बुक क्या है, 1 में आएगी या तो 2 और 4 और 3 में आएगी 2 और 4। इसमें आएगी 1 और 3 और 1 और 3। सेकंड बुक यानी बुक नंबर 2 इज पुट इन थर्ड रैक, यानी इस वाली रैक में कौन सी बुक है, नंबर 2। ये पता चल गया। तो बता तो सकते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर भाई रैक 3 में अगर बुक नंबर 2 आ गई तो रैक 1 में ही तो होगी फिर 4। सिर्फ पोजीशन ऑफ बुक 4 ही तो पूछी, और क्या पूछा? ओके सर, वो कॉमा था, मुझे लगा दोनों बुक है, समझ गया सर। अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा कि एक रैक में एक ही बुक आनी, ये क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, मैंने कहा कि इवन की वजह से दोनों में से कोई एक हो सकती है। स्टेटमेंट 1 यानी सफिशिएंट है। आ रहा है समझ में? भाई ऑड में इवन वाली कोई हो सकती थी, तो 3 में उसने कह दिया अगर बुक नंबर 2 रखी है तो 4 किस में हो सकती है, रैक नंबर 1 में ही हो सकती है। बुक नंबर 4 रैक नंबर 2 और 4 में नहीं जा सकती थी। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2
थर्ड बुक हैज बीन पुट इन सेकंड रैक। वो कह रहा है कि थर्ड बुक इन सेकंड रैक, बुक नंबर 3 यहाँ पर है, तो बुक नंबर 1 यहाँ हो जाएगी फिर। बट 2 और 4 का डिसाइड नहीं कर सकते हैं। 2 और 4 तो ऑड नंबर में आनी, ये तो पता है हमें, लेकिन 1 में कौन सी आएगी, 3 में कौन सी, ये नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 2 क्या है अपने आप में, इनसफिशिएंट। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट बट नॉट द अदर वन। एक सफिशिएंट है बट दूसरा नहीं है, तो ये ऑप्शन है। कभी कभी क्या करते हैं, इस ऑप्शन को भी ब्रेक कर देते हैं, तो आपको ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है, ध्यान रखना कि ऑप्शन 1 में ये है कि S1 इज सफिशिएंट बट S2 इज नॉट। ऑप्शन 2 इज S1 इज नॉट सफिशिएंट बट S2 इज सफिशिएंट। तो डेटा सफिशिएंसी में ऑप्शन हमेशा अच्छे से रीड करने हैं, तभी टिक करना उसमें। अभी तक हम जितने कर रहे हैं, हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि कोई भी एक स्टेटमेंट, बट ऑप्शन ऐसे भी ब्रेक हो सकते हैं कि S1 सफिशिएंट, S2 नॉट सफिशिएंट, S1 नॉट सफिशिएंट, S2 सफिशिएंट। तो हमारे हिसाब से क्या है, S1 इज सफिशिएंट बट S2 इज नॉट सफिशिएंट। तो अभी ऑप्शन 1 में ही आ रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा सा जरा है। There are X children and Y chairs in a room where X and Y are prime numbers. X और Y क्या है, prime numbers है। In how many ways can X children be seated in Y chair? Each chair can seat exactly one children. तो एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता है। तो S1 कह रहा है X plus Y is equal to 12। तो ये कह रहा है कि दोनों का नंबर का सम है 12, और X और Y हमें क्या दे रखा है, प्राइम नंबर्स। तो कितने, क्या क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, एक्स वाई अगर प्राइम है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x चिल्ड्रन है, y चेयर है, तो जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव ही होंगे और इंटीजर ही होंगे। तो कितने हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, और प्राइम भी है साथ में। x आर चिल्ड्रन, y आर चेयर्स। क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई, x अगर 1 ले लें तो ये हो जाएगा 111, 5 7 5 7, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये दो सॉल्यूशन है या एक ही सॉल्यूशन है इसमें, 111 हो सकता है या नहीं हो सकता। जो भी क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से 1 एंड 11 एक्स वाई की वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। यस सर, हो सकती है। नहीं हो सकती। 1 is not a prime number। यस सर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो देखो एमबीए में तुमसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऑप्शन में कि 1 प्राइम होता है नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। तो 1 एंड 11 इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ओनली सॉल्यूशन इज 5 7। बट इसमें दो केसेस हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। दूसरा हो सकता है x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 5। तो अब हम दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। पहले x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। x इज चिल्ड्रन, y इज चेयर, यानी तुम्हें क्या करना है, 7 चिल्ड्रन को सेट करना है कितनी चेयर्स में, 5। चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5। और चिल्ड्रन कितने हैं, 7। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, ऐसे चाइल्ड नंबर 7। कितने वेज में इन्हें बिठा सकते हो,
7 चिल्ड्रन को 5 चेयर्स में कितने तरीके से बिठा सकते हो? 7p5 7p5 तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं 7p5 7 फैक्टोरियल अपन 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल। या फिर हम कह सकते थे कि जो पहला नाम पहले पे चाइल्ड जा रहा है उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, बट 7 चिल्ड्रन में से 5 को बिठाना है। तो चिल्ड्रन के साथ मुश्किल हो जाएगा, हम क्या करते हैं चेयर के साथ कर सकते हैं। एक चेयर के पास कितनी चॉइस है, 7 में से कोई आ सकता है, इसकी मल्टीप्लाई ये और 7p5 दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो ये पहला केस आ रहा है जब हमने x7 लिया। ये अगर हम दूसरा केस लेते हैं, अब की बात चेयर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और चाइल्ड कितने हैं, 5। अब कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, अब कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे, ये वाला कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगा क्यों? क्योंकि NP-R के हिसाब से n हमेशा बड़ा होना चाहिए R से। मतलब नहीं बिठा सकते हम 5 चिल्ड्रन को 7 चेयर पे नहीं बिठा सकते। यस सर। अरे क्यों नहीं बिठा सकते, वो तो अच्छी बात है, चेयर खाली ज्यादा छोड़ है तो। सकते हैं ना सर। और क्या, देखो फार्मूले से ज्यादा लॉजिक पे ध्यान देना करो। फार्मूला तो कभी ना कभी हम गड़बड़ कर सकते हैं कि हम सही तरीके से नहीं यूज कर रहे, या हमने एक तरीके से पढ़ा है फार्मूला दूसरे तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन लॉजिक तो हमें कह रहा है ना कि 5 चिल्ड्रन है 7 चेयर है तो बैठ तो सकते ही है ना, ये ज्यादा चेयर है तो क्या हो गया, तो अच्छी बात है। और तो कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर, तो पहले वो कुछ ना कुछ आंसर निकालने की सोचो बस। अगर मैं इसको ये कहूँ कि एक चाइल्ड है, उसके सामने 7 चेयर रखी, वो बैठने जा रहा है, तो उसके पास कितनी चॉइस है, 7 7 सेकंड के पास कितनी होंगी, 6 6 सेम वही आंसर, दिस वन। मतलब 7 चिल्ड्रन को 5 चेयर पे बिठाओ या फिर 5 चिल्ड्रन को 7 चेयर पे बिठाओ, आंसर एक आ रहा है, देखो दोनों। यानी कि कहीं ना कहीं अभी कॉन्सेप्ट हमारा कमी है कुछ, दोनों सेम आ रहे हैं, 5 चिल्ड्रन 7 चेयर या फिर 7 चिल्ड्रन 5 चेयर, आंसर एक आ रहा है। क्या चीज मिस कर रहे हैं, देखो NPR का जो फार्मूला है वो क्या है, n ऑब्जेक्ट्स में से r को आपको करना है, तो उसमें यहाँ थोड़ी ये थोड़ी लिखा होता है कि चिल्ड्रन को आप चेयर में बिठाओगे, जरूरी है। आप चाइल्ड के हिसाब से चेयर भी तो चेंज कर सकते हो, दोनों चीजें।
भाई 7 चेयर में से अगर आपको 5 चाइल्ड बिठाने हैं तो तब भी तो वही चीज है। देखो एक्चुअल में हम करते क्या है दोनों केसेस में, जरा देख लो। ये तो हमने फार्मूले के हिसाब से हमने इजी करने के लिए समझ लिया चीजों को। जब आप क्या करोगे, 7 चिल्ड्रन थे एंड 5 चेयर थी, जरा इसको इस तरीके से देखो। तो 7 चिल्ड्रन में से 5 तो नहीं बैठ सकते ना चेयर पे। भाई 7 चेयर, 7 अगर चिल्ड्रन है और 5 चेयर है तो 7 के साथों तो नहीं बैठ सकते ना। नो सर। नो नहीं सर। तो देखो ऐसे केस में हम मेंटली इस तरीके से करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट 5 चाइल्ड आउट ऑफ 7 चाइल्ड। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले कर रहे हैं कि 5 चाइल्ड को सेलेक्ट करते हैं 7 में से, और उन 5 चाइल्ड को क्या करेंगे, 5 चेयर पे बिठा देंगे। सिट ऑन 5 चेयर। तो ये सिलेक्शन कितना हो जाएगा, 7 आउट ऑफ 5 इज 7C5, और 5 चाइल्ड को 5 चेयर पे बिठाने का मतलब है 5 फैक्टोरियल। ये यही वैल्यू आ जाएगी जो हमने शॉर्टकट से वैसे निकाल लिया। जब हम दूसरी चीज कर रहे हैं, क्या कितने चाइल्ड है आपकी बार, 5 चाइल्ड है एंड 7 चेयर है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं 5 चेयर आउट ऑफ 7 चेयर एंड सिट 5 चिल्ड्रन ऑन इट। तो सेलेक्ट चाहे तुम 5 चाइल्ड करो 7 में से, या फिर सेलेक्ट 5 चिल्ड्रन करो 7 चिल्ड्रन में से। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को ये मतलब नहीं होता कि तुम चाइल्ड को कर रहे हो, चेयर को कर रहे हो, डिजिट को कर रहे हो। नंबर ऑफ वेज समझ में आती है उसको कि 7 में से 5, 7 में से 5 दोनों सेम, और 5 को 5 पे अरेंज करना है, 5 को 5 पे अरेंज करना है। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम, दिस वन। ठीक। तो एक्चुअल में हमने ऐसे किया है, लेकिन इसे शॉर्टकट से हम ऐसे समझ लेते हैं कि भाई 7 है, 7 में से चाइल्ड जा रहा है, अब सामने 5 चेयर रखी हुई है, तो इस बार चेयर फुल होनी है और 7 चॉइस है। तो हमने कहा कि हर एक चेयर के पास चाइल्ड बिठाने के लिए पहला 7 जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 7 6 5 4 3। दूसरे केस में 7 चेयर है और 5 चिल्ड्रन है, तो अब चिल्ड्रन चूज करेंगे कि भाई ज्यादा है ना चेयर। तो जब चिल्ड्रन जाएंगे तो पहले जाएगा तो उसके पास 7 चॉइस, दूसरे के पास 6 5 4। ये हमने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, वरना मेथड ही है प्रॉपर। ठीक। तो चेयर के साथ चिल्ड्रन चूज करो या चिल्ड्रन के हिसाब से चेयर चूज करो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक। सो दिस इज अवर क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीक हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो हमारा ये मॉडर्न मैथ्स वाला खत्म हो जाएगा टॉपिक। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर थोड़ा सिली है, ये टेबल कितना याद करना पड़ेगा अपने को? कौन सी टेबल? सर वो टेबल्स 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेशन टेबल। हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन टेबल तो देखो कॉमनली 15 तक ही यूज होती है, अगर कर सकते हो तो 20 तक कर लो, लेकिन इतना काफी होता है, क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा फिर हम टेबल से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन टेक्निक ज्यादा फिर सीखने की कोशिश करते हैं।
सर कैलकुलेशन बहुत स्लो है सर मेरा। और कैलकुलेशन के लिए ठीक है, कैलकुलेशन के लिए चलो अभी ये हमारा जरा खत्म हो जाए सिलेबस, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्लासेस कैलकुलेशन। ठीक है, ओके वरना सर। 15 तक तो ट्राई कर लो, अगर कर सकते हो तो 20 तक कर लो, उतना तो आना ही चाहिए जल्दी। उसमें से भी ओके कई सर। सारी तो तुम वैसे ही कर लोगे भाई, 10 तक तो वैसे ही रहती है याद, 11 12 15 की हो जाएगी, 16 की थोड़ी इजी रहती है, थोड़े जैसे 17 13 ये जो प्राइम नंबर वाले होते हैं ना, ये थोड़ा सा वो करते हैं 19। तो ट्राई करो 20 तक याद करने की कर लो कोशिश, उससे ऊपर की जरूरत नहीं है। ओके सर। क्लास एंड करें फिर। यस सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम।